चलो ध्यान देंगे यहाँ सभी लोग। ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं ये पूरा की पूरा मैप है गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। अब हमने इसको बनाए इसलिए ऐसे अलग अलग है क्योंकि अलग अलग शासकों ने कब कब साम्राज्य का किस किस क्षेत्र में विस्तार किया है ये हमको आज समझना है, ठीक है। वैसे तो गुप्त वंश का मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उल्लेख आप देखेंगे नहीं, कुछ गिने चुने शासकों का आप उल्लेख देखते हैं गुप्त वंश में। अगर गुप्त वंश की हम शुरुआती तौर पे हम बात करें, जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम उसमें पाएंगे कि गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त के समय से होती है। जो प्रमाणित सबसे पहला शासक अगर गुप्त वंश का है जिसने गुप्त वंश की नींव रखी है, उस शासक का नाम था श्रीगुप्त, ठीक। उसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 240 ईसा से 280 ईसा के बीच में है। ये डायग्राम इसलिए बना के रख दिया हूँ मैंने पहले ही, ताकि ये क्या है आपको एक मैप डायग्राम बना रहे कि किसके बाद कौन शासक आया है, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएँ। अगर गुप्त साम्राज्य को जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भारत के इतिहास में तो वहाँ पे इस पूरे मैप के हिसाब से पढ़ेंगे, पर मध्य प्रदेश में हम अगर इतना सारा पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो कि इतना है ही नहीं अपने लिए। तो हमें मुख्य रूप से ये देखना है कि जैसे ये डायग्राम का जो कलर वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर जो आ रहा है, जैसे ये ब्लू वाला, रेड वाला, ग्रीन वाला, इन सभी क्षेत्रों को हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों का क्या महत्व है। गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो शुरुआत श्रीगुप्त से हुई थी, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, इसमें सवाल आमतौर पर ऐसे आते नहीं हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो उसका पुत्र घटोत्कच हुआ जिसने 280 से लेकर 320 में उसने शासन किया। चूँकि 280 में श्रीगुप्त की मृत्यु हो गई थी तो उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा ही बनेगा। फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम। अगर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य को मुख्य रूप से अगर वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने मगध वाले क्षेत्र में अपना साम्राज्य बनाया। और ये जो ब्लू वाला क्षेत्र आप जो देख रहे हैं ये पूरा, ये उस समय का नक्शा है जिस समय चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का साम्राज्य था। उस समय ना तो ये रेड था ना ये ग्रीन था, केवल और केवल ये ब्लू वाला क्षेत्र था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये है किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। इस समय ये मगध का राजा है और मगध के लिए ही तो लड़ाई चल रही है। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र में इनका गद्दी बैठी हुई थी, वहाँ पे ये बैठे थे। तो जब मगध साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त प्रथम बना तो उसने गुप्त साम्राज्य की शाखाओं को इस पूरे नीले वाले मैप के अंदर में फैला के रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? ये जो नीला वाला क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जब चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बन गया है और शासक बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य को यहाँ तक फैलाया है। तो क्या आप थोड़ा सा चीज़ समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर में थोड़ा सा नीला वाला भाग आपको ये देखने को मिल रहा है और ये ऊपर का जो ग्वालियर वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य की शाखाएँ फैलना शुरू हो गई थी। मैप इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए कि जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक था उसी समय से मध्य प्रदेश में हम गुप्त साम्राज्य को पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पर फिर भी अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम से ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं तो रेड वाला एरिया आपको मध्य प्रदेश में दिख रहा है और रेड वाला एरिया जो है ये बनाया है समुद्रगुप्त ने और ग्रीन वाला एरिया जो आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है। आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे पहले तो ये समझिए चंद्रगुप्त प्रथम की भी एक नीति थी कि वो भी विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। उसने भी वैशाली के लिच्छवी नरेश की लड़की के साथ शादी किया जिसका नाम था कुमार देवी, उससे शादी किया। दो तरीके हैं, गुप्त साम्राज्य को अपनी शाखा फैलाना था, ठीक है। तो उसने विवाह के माध्यम से वैशाली के लिच्छवियों से शादी कर ली। उनकी लड़की थी कुमार देवी, उससे शादी कर लिया। इसका शासनकाल अगर आप देखेंगे तो 320 से लेकर 350 ईसा तक इसका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा हुआ उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मतलब ये मान के चलो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी नींव। अगर आप मैप में समझ पा रहे हैं तो रेड वाला एरिया आप जो देख रहे हैं ये पूरा की पूरा फैलाया है किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय का एरिया है जब समुद्रगुप्त मगध का शासक बना तो समुद्रगुप्त ने इस समय इतने क्षेत्र में आक्रमण करके इतने साम्राज्य को विस्तार कर दिया। तो आप ये पाएंगे कि ये जो रेड वाला क्षेत्र है ये है किसका? समुद्रगुप्त का, ठीक है। ये भी समुद्रगुप्त का है, ये भी समुद्रगुप्त के समय पे बना हुआ साम्राज्य है पूरा। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में अगर कोई सबसे खतरनाक कोई शासक था, सबसे प्रतापी कोई शासक था, सबसे साम्राज्यवादी कोई शासक था, सबसे सुयोग्य कोई शासक था तो वो था कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के समय में ही हमें मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य को सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है
क्योंकि समुद्रगुप्त जब शासक बना मगध साम्राज्य का, तभी हमारे मध्य प्रदेश में गुप्तों के पैर बहुत ज़्यादा फैलने लगे। आप देख ही रहे हैं, मैप में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बना किसका? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद मगध साम्राज्य का या गुप्त साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो बना समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल आप देखेंगे 355 से लेकर 375 है। अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे और जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको बिल्कुल खोद के मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा। अभी अगर हम मध्य प्रदेश में इतनी सारी चीज़ें पढ़ने लगेंगे तो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाएंगी और वो मध्य प्रदेश में लिंक भी नहीं करेंगी, इसलिए उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा आप देखेंगे समुद्रगुप्त के आगे चल के 2 बेटे हुए। एक बेटा हुआ रामगुप्त, एक बेटा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। रामगुप्त का विवाह हुआ था ध्रुव देवी के साथ। इसने शासन किया 375 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि रामगुप्त जब शासक बना गुप्त साम्राज्य का तो उस समय शकों का आक्रमण हो गया था, शकों हूणों का आक्रमण हो गया था। तो रामगुप्त उनसे जीत नहीं पाया। तो रामगुप्त ने अपनी ही पत्नी ध्रुव देवी को उनको साम्राज्य छोड़ने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि भैया साम्राज्य छोड़ने के बदले आप ये ध्रुव देवी को लेके चले जाओ। मतलब उसने अपनी बीवी का सौदा कर दिया कि आप साम्राज्य छोड़ दीजिए, लगे तो आप मेरी बीवी को लेके चले जाइए। बीवी का नाम था ध्रुव देवी। ये कायरतापूर्ण भरा काम था। ये रामगुप्त द्वारा की गई कायरता का सबसे ज़्यादा विरोध किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसको ये लगा कि कैसा भाई है ये, कैसा इंसान है जिसने अपनी पत्नी को केवल साम्राज्य के लिए किसी दूसरे गैर मर्द के साथ पहुंचा दिया। इसने यही तो किया, साम्राज्य छोड़ने के लिए उसने ध्रुव देवी को उनको दे दिया, तो ध्रुव देवी चली गई उनके साथ। अब इस बात का विरोध किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसको बहुत ही दिक्कत हुई, बहुत आघात हुआ। तो सबसे पहले तो गया ये उसके पास जिसने इसकी भाभी को लेके गया था। भाभी को छुड़ाया, पहले ध्रुव देवी को वहाँ से छुड़ाया, शको हूणों को वहाँ से मारा तोड़ा, वहाँ से भाभी को छुड़ा के लेके आया अपने साम्राज्य में वापस। आते से ही उसने सबसे पहले वध किया रामगुप्त का, क्योंकि वो इससे नफरत करने लगा। रामगुप्त को उसने मारा। रामगुप्त के बाद ये पत्नी उसकी हो गई विधवा, तो इसने इसी विधवा पत्नी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी कर लिया। तो इसने अपनी भाभी के साथ ही शादी किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका शासनकाल आप देखेंगे 375 से लेकर 314 ईसा तक आपको इसका शासनकाल देखने को मिलेगा। ये ओवरव्यू समझा रहा हूँ मैं आपको, मध्य प्रदेश में इतना नहीं पढ़ना है आपको केवल ओवरव्यू पता होना चाहिए कि गुप्त साम्राज्य कैसे कैसे फैला और कौन कौन आया। ये सब भारत का है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें तो मध्य प्रदेश का केवल देखना है। इसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम इसका शासक हुआ। कुमारगुप्त का भी हमको मध्य प्रदेश में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, ग्वालियर वाले क्षेत्र में हम देखेंगे। कुमारगुप्त का जो शासन रहा वो 415 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक इसका शासन रहा। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त हुआ। आप देखेंगे जब कुमारगुप्त शासक था उसी समय हूणों ने फिर एक बार आक्रमण किया, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में एक बार फिर हूणों और शकों ने फिर से आक्रमण किया। तो कुमारगुप्त जिस समय अपने शासन के अंतिम सेक्शन में था, अंतिम दिनों में जी रहा था, उसी समय हूणों ने आक्रमण कर दिया। और उसके बाद जब उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसने शासन 455 से लेकर 467 ईस्वी तक किया, इसी के समय में इसने हूणों से लड़ाई भी की, उनके साथ युद्ध किया और अंततः हूणों को यहाँ से खदेड़ने में भी सफलता प्राप्त की। आप ये कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त ने हूणों से अपने साम्राज्य की रक्षा किया, अपने साम्राज्य को बचाया उनसे। और यहीं से आप देखेंगे कि बार बार शक लोग यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं, तो एक प्रकार से इनका जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। अरे स्कंदगुप्त जब तक है जब तक तो शासन चल जाएगा। उसने एक बार लड़ा, 2 बार लड़ा, अब भाई किसी न किसी दिन तो बूढ़ा हो ही जाएगा वो। तो एक दिन ऐसा भी आया कि स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण हो गया। पहले जिसने उनको हराया था अब वो इसको हरा देंगे। स्कंदगुप्त को हराया, उस पूरे साम्राज्य में फिर एक बार क्या हुआ, हूण शकों का साम्राज्य बन गया। इसके बाद आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त के बाद जो बचा कुचा गुप्त साम्राज्य रहेगा उसमें नरसिंहगुप्त बालादित्य शासन करेगा। इनके समय में ये मान के चलिए कि गुप्त साम्राज्य बिल्कुल कमज़ोर पोजीशन में है। जहाँ तहाँ छोटे छोटे राजा बनने लगे हैं, जहाँ तहाँ छोटे छोटे महाराजा बनने लगे हैं। गुप्त साम्राज्य की अब कोई अहमियत नहीं रह जाती, पर फिर भी राजा के बेटे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी वैल्यू रही होगी। तो नरसिंहगुप्त बालादित्य इसका शासक बना अगले गुप्त साम्राज्य का। स्कंदगुप्त के बाद इसने शासन किया 467 से लेकर 473। आप खुद टाइम पीरियड देखेंगे इसका, इसने 455 से 67 तक किया, लगभग 12-13 साल। इसने देखो 67 से लेकर 73, लगभग 6 साल। इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय जो शासक बनेगा वो 473 से 477, केवल और केवल आप देखेंगे तो कितना हो रहा है आपका 4-3-7, 4 साल इसने शासन किया कुमारगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारे शासक मिलेंगे आपको, भानुगुप्त वगैरह मिलेंगे, ये सब मिलेंगे, पर इनका साम्राज्य कहीं से कहीं तक कुछ भी ठीक नहीं था।
उस समय लगभग पूरे गुप्त साम्राज्य में हूणों का, शकों का और दूसरे साम्राज्यों का इनमें आक्रमण हो चुका था और उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों पे अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये है गुप्त साम्राज्य की एकदम ओवरव्यू कहानी पूरे भारत के पर्पस से। अभी हम मध्य प्रदेश में इंटर नहीं करे हैं, अब हम शुरू करेंगे यहाँ से कि मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य की शाखाएँ कब फैली और किस व्यक्ति ने इस शाखा को फैलाया। ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं सीधे सीधे चंद्रगुप्त प्रथम से कि चंद्रगुप्त प्रथम ने पूरे भारत में गुप्त साम्राज्य की एक बार फिर से एक नींव रख दी, बड़ा साम्राज्य बना लिया और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में इसने अपना साम्राज्य फैला के रखा हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में अगर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का लगभग ये उत्तरी वाला भाग जो भी है, लगभग बुंदेलखंड का कुछ भाग जो है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आ गया है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम ने हमारे मध्य प्रदेश के लिए ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसका शासन ही नहीं था, वो बैठता तो पाटलिपुत्र में था, पर साम्राज्य विस्तार भले ही हो गया है उसका मध्य प्रदेश के अंदर में, पर मुख्य रूप से उसने पाटलिपुत्र में ही अपना शासन कर रहा था वो। इसी समय इसका बेटा हो गया है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जब शासक बना तो उसने ये सोचा कि मुझे अपने साम्राज्य को फैलाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये मगध का इंसान है, इसकी शासक पूरी शाखाएं यहाँ तक फैली हुई है। समुद्रगुप्त की बात कर रहा हूँ मैं। समुद्रगुप्त जैसे ही शासक बना इस पूरे क्षेत्र का, उसने सोचा कि मुझे अपने साम्राज्य को कहाँ फैलाना चाहिए, दक्षिण की ओर फैलाना चाहिए। कहाँ? भारत के नीचे वाले साइड में। अब ये चला आपका समुद्रगुप्त, ध्यान देंगे यहाँ पे। समुद्रगुप्त कहा जाता है कि जब वो दक्षिण का अपना अभियान चला रहा था तो यहाँ से ऐसे करके निकला, वो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे करके जा रहा था और ऐसे घूमते फिरते उसको जाना था यहाँ पे उड़ीसा वाले क्षेत्र में। कहाँ आना था? इस उड़ीसा वाले क्षेत्र में, दक्षिणी वाले क्षेत्र में उसको आना था। अब आप मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा विदिशा, ये है विदिशा। अब ये जो विदिशा वाला क्षेत्र है, अगर हम विदिशा वाले क्षेत्र की बात करें तो इस समय विदिशा में एक शक शासक का राज्य चल रहा है और उस शक शासक का नाम है श्रीधर वर्मन। ध्यान देंगे सब लोग, श्रीधर वर्मन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब समुद्रगुप्त अपने शासन के अभियान को दक्षिण की ओर फैलाने के लिए निकला तो वो मध्य प्रदेश से होते हुए गया। मध्य प्रदेश से ऐसे होते हुए वो कहाँ आ रहा है? उड़ीसा की ओर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे सागर पड़ेगा, कटनी पड़ेगा, जबलपुर पड़ेगा, ऐसे पूरे क्षेत्र होते हुए वो उसको जाना था कहाँ पे? दक्षिण वाले क्षेत्र में, उड़ीसा उसको जाना था। उसने देखा कि साइड में एक विदिशा का साम्राज्य है जहाँ पे एक शक शासक साम्राज्य कर रहा है श्रीधर वर्मन। उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे अपना साम्राज्य यहाँ पे भी फैला लूँ। अब आप देख रहे हैं, देखेंगे ये समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त का क्षेत्र था नीला वाला। यहाँ से जैसे ये निकला तो इसने सबसे पहले आक्रमण किया विदिशा के शक नरेश के ऊपर, जिसका नाम था श्रीधर वर्मन। समुद्रगुप्त निकला ही अपनी बहुत बड़ी सेना को लेके था और विदिशा का जो शासक है श्रीधर वर्मन, ये छोटा सा क्षेत्र था, छोटे से साम्राज्य का एक छोटा सा राजा था। कैसे उसका सामना करता? पॉसिबल ही नहीं था। तो समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किया विदिशा के श्रीधर वर्मन के ऊपर। ये हार गया, श्रीधर वर्मन हार गया। हारने के बाद इसने क्या किया? श्रीधर वर्मन को और उसके साम्राज्य को गुप्त में शामिल कर लिया, गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया और उसके आइड साइड के जितने क्षेत्र थे, सबके जितने भी आइड साइड वाले क्षेत्र थे, उसको भी अपने अधीन कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से ये होते हुए गया है तो आइड साइड का पूरा क्षेत्र इसने अपने कब्जे में करते गया है। समुद्रगुप्त ने पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में करते हुए गया है, जबकि गुप्त पहले यहाँ तक फैला हुआ था। पर जैसे ये दक्षिणी अभियान में गया तो यहाँ से जाते जाते उसने इतने पूरे साम्राज्य में अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। श्रीधर वर्मन को वहाँ पे उसने निपटाया और निपटाने के दौरान इसने यहीं पे एक ऐरण अभिलेख लिखवा दिया। ऐरण जो कि वर्तमान में आप सागर देख रहे हैं, ये सागर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इसने एक ऐरण स्तंभ लेख लिखवाया। ऐरण स्तंभ लेख में इसने क्या लिखवाया कि मैं जब अपना दक्षिण का अभियान कर रहा था तो मुझे मिला विदिशा का शासक जिसका नाम श्रीधर वर्मन था। उसमें ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसे लड़े, ऐसे करे, उसने मेरे को ये बोला था, वो बोला था, ये सब लिखवाया। कुल मिला के उसने अपनी जीत का वर्णन कहाँ पे किया है? उसने ऐरण स्तंभ लेख में किया है। तो ये ऐरण स्तंभ लेख आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना ऐरण स्तंभ लेख जो बना हुआ है वो किसके समय में बना हुआ है? समुद्रगुप्त के समय में। और कहाँ बना हुआ है? वर्तमान मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है वहाँ पे ऐरण स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें यशोधर्मन और समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी जानकारी हमको देखने को मिलती है। इसके बाद जब उसने ये सारी चीज़ें करवा ली तो आप फिर देखेंगे यहाँ पे कि विदिशा वाले क्षेत्र में इसको एक जाति और मिलती है। ठीक है,
दो जातियों का सामना करता है। ये दोनों जातियों का नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक जाति मिलेगी इसको खरपरिक और एक जाति मिलेगी ये सनकानिक, ठीक है, सनकानिक। ये दो जातियां हैं। इन दोनों जातियों को भी समुद्रगुप्त यहाँ से क्या करता है, ख़त्म करता है। अगर आप खरपरिक को देखेंगे तो ये जो आपको दमोह वाला क्षेत्र जो आपको दिखता है, सागर दमोह वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो दमोह पड़ेगा, यहाँ ही कहीं दमोह आपको मिलेगा। ये सनकानिक जाति जो खरपरिक जाति जो थी ये दमोह की थी, और ये जो सनकानिक वाली जाति जो है ये है विदिशा। ध्यान देना, ये दोनों जो जातियां हैं खरपरिक और सनकानिक, खरपरिक जाति आप देखेंगे ये है दमोह वाले क्षेत्र में, और सनकानिक वाली जो जाति है ये है विदिशा वाले क्षेत्र में। इन दोनों जातियों को भी ये सामना करेगा और सामना करने के बाद इनको भी हराएगा। आमतौर पे पीएससी कई बार आपसे सवाल में ऐसी जातियों के बारे में भी पूछ लेता है कि इसने अपने दक्षिणी अभियान के समय में किन किन जातियों को हराया, या खरपरिक जाति का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, सनकानिक का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। ये सारी जातियाँ इसको देखने को मिलेंगी। तो खरपरिक और सनकानिक दोनों को इसने भी हराया इसी दक्षिणी अभियान के समय में। आप यहाँ पे देखें होंगे, आपने पहले के लेक्चर में आपने समझा होगा कि इस वाले क्षेत्र में कुछ नागवंशियों का भी शासन चल रहा था, जिसमें गणपति नाग, नागसेन, ये सारे लोग थे। जब समुद्रगुप्त इसी साम्राज्य के समय में यहाँ से चला आ रहा था तो इसने अपने समय में इस पूरे क्षेत्र में लगभग 9 आर्यव्रत राजाओं को हराया, जिसमें से गणपति नाग भी था। आपने जब नागवंश पढ़ा था तो आपने देखा था ना कि समुद्रगुप्त ने ही आके ख़त्म किया था। गणपति नाग को हराया और नाग शासक एक और मिला जिसका नाम था नागसेन, इन दोनों को भी इसने हराया। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमला करने वाला, सबसे ज़्यादा साम्राज्य को फैलाने वाला कोई अगर शासक है गुप्त साम्राज्य का तो वो है समुद्रगुप्त। इसने जैसे ही अपना अभियान शुरू किया तो हराया गणपति नाग, नागसेन, और इसके साथ लगभग 9 आर्यव्रत के राजाओं को हराया। इसी वाले क्षेत्र में इलाहाबाद वाला हो गया, कौशाम्बी वाला हो गया, इन क्षेत्रों को इसने हराया। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ा तो उसने देखा कि विदिशा में श्रीधर वर्मन का शासन है, तो विदिशा में उसने हराया श्रीधर वर्मन को, और उसी के लिए उसने एक वहाँ पे क्या बना दिया, एक ऐरण स्मारक बनवा दिया। उस स्मारक में इसने पूरी प्रशस्ति लिखवा दी। उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसको सागर वाले क्षेत्र में और दमोह के नीचे वाले क्षेत्र में उसको 2 जातियां मिली, खरपरिक और सनकानिक, इनसे युद्ध किया और इनको भी हराया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि लगभग मध्य प्रदेश के इस पूरे क्षेत्र में इस समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को पूर्ण रूप से फैला के रखा हुआ था, जिसका मैपिंग के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं। और इसके इसी आक्रामक रूप के कारण आप ये देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त इतना आक्रमणकारी हुआ। ये तो केवल मध्य प्रदेश की बात हुई, जब आप पूरे भारत में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ तहलका मचाया। आप देखेंगे पूरा दक्षिण का चेदी वेदी सब इसने जीत लिया था। तो इसके इसी व्यवहार के कारण एक व्यक्ति हुए विंसेंट स्मिथ, उसने इस व्यक्ति को, किसे, समुद्रगुप्त को नेपोलियन का नाम दिया। आप ध्यान देंगे कि समुद्रगुप्त को किसने नाम दिया, समुद्रगुप्त को हम कहते हैं भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ठीक है। किसने इसका नाम दिया, विंसेंट स्मिथ ने इसका नाम दिया। ये दोनों चीज़ें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समुद्रगुप्त के आक्रामक रूप के कारण, इसकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण, इसकी आक्रामकता को देखते हुए विंसेंट स्मिथ ने क्या किया, इसे एक नाम दिया नेपोलियन का, और उसी दिन से भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब समुद्रगुप्त ने अपने शासन का विस्तार किया और स्वाभाविक सी बात है आज नहीं कल उसको भी बूढ़ा होना ही था। इसका बेटा हुआ फिर कौन, आगे चल के रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे समुद्रगुप्त के समय में तो इतना वाला पूरा क्षेत्र इसने जीत के रखा हुआ है। अब इसका बेटा हो गया है रामगुप्त। रामगुप्त ने अपना शासन संभाला, आगे चल के गुप्त साम्राज्य की गद्दी संभाली। अब जैसे ही रामगुप्त शासक बना उसी समय शकों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। अच्छा, एक बात और आप ध्यान देंगे कि कल जब हमने वकाटक वंश पढ़े थे तो आपने देखा था कि वकाटक की शाखाएं यहाँ से यहाँ तक फैली हुई थी, और ये जो सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था पश्चिमी क्षत्रपों का। ध्यान है आपको किसी को, यहाँ पे पश्चिमी शक लोग रहते थे यहाँ पे। इन्हीं शकों ने आक्रमण कर दिया था कहाँ पे, आगे चल के
रामगुप्त के शासनकाल में। अगर आपने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब हमने कल वकाटक वंश पढ़ा था और उसी समय मैंने गुप्त का भी मैप बनाया था, तो वो गुप्त का मैप यहाँ से ऐसा पूरा आ गया था और इस वाले क्षेत्र में वकाटक वंश पूरा फैला हुआ था। वकाटक के समय में ही हमने देखा था कि साइड में ही एक पश्चिमी क्षत्रप के नाम से एक साम्राज्य यहाँ पे फैला हुआ था, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में। उसी गुजराती क्षत्रपों ने आक्रमण किया रामगुप्त के शासन में। जब रामगुप्त शासक था तो उन लोगों ने आक्रमण किया। रामगुप्त उस समय कमज़ोर स्थिति में रहा होगा या उसकी सेना ने साथ नहीं दिया, जो भी कारण रहा होगा, या आक्रमण बहुत भयंकर रहा होगा, तो रामगुप्त ने इस युद्ध में अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। दो ही ऑप्शन होते हैं राजा के पास जब भी वो युद्ध हारता है, या तो वो उस साम्राज्य को जिससे वो हारा है उसे दे दे, या तो फिर अपनी पत्नी जो है उसको पहुंचा दे। आमतौर पे यही पहले चलता था। इसने रास्ता चुना अपनी पत्नी को उन क्षत्रपों के साथ पहुंचाने का कि भैया ले जाओ, मेरी पत्नी को ले जाओ, पर मेरा साम्राज्य रहने दो। वो लेके चले गए, ध्रुव देवी को लेके चले गए क्षत्रप लोग। अब उसका छोटा भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सारी चीज़ें देख रहा है वो। चंद्रगुप्त द्वितीय को ये चीज़ लगा कि कैसा भाई है ये, कैसा राजा है। एक राजा को राजा जैसे तो रहना चाहिए था कम से कम। अरे राजा जैसा नहीं रहता, कम से कम एक पति जैसा तो रहता। पर साम्राज्य की लत इतनी खराब होती है कि उसने अपनी पत्नी तक का यहाँ पे क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उसको तक आहुति चढ़ा दी, लोगों को दे दिया, क्षत्रपों को दे दिया। चला गया वो, ध्रुव देवी को लेके चले गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और उसने फिर अपने ही लेवल पे एक सेना बनाई और सेना बनाने के साथ उसने सबसे पहले आक्रमण किया उन्हीं पश्चिमी क्षत्रपों पे। आप ध्यान देना फिर एक बार और, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी को छुड़ाने के लिए उन पश्चिमी क्षत्रपों पे आक्रमण किया जिन्होंने आक्रमण किया था रामगुप्त के समय में। अब आप मैप में देखेंगे, ये आप जो ग्रीन वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वही क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसने बनाया। ये जो ग्रीन वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने आक्रमण करके इस वाले क्षेत्र पे कब्जा किया। इस वाले क्षेत्र में क्षत्रप थे पहले, चंद्रगुप्त द्वितीय ने आक्रमण किया इनके ऊपर। किसके ऊपर? पश्चिमी क्षत्रपों के ऊपर। किस लिए? ध्रुव देवी को छुड़ाने के लिए। और यहाँ पे आके जीता और ध्रुव देवी को लेके चला गया। तभी तो ये क्षेत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के अंदर में आ गया ना, तभी तो ग्रीन है। इसलिए तो हमने यहाँ पे ग्रीन मैप बना के रखा हुआ है। इसी को कहते हैं बाई मैप हिस्ट्री को समझना, और जिसने ये समझ लिया तो मतलब वो हिस्ट्री को जी गया। ध्रुव देवी को छुड़ाने के लिए चंद्रगुप्त यहाँ आया, उसने इस साम्राज्य को जीता। ये पूरा सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, पूरा पश्चिम वाला क्षेत्र जीता। इवन पश्चिमी क्षत्रपों को ही समाप्त कर दिया, भाग गए वहाँ से वो छोड़ के, और ध्रुव देवी को लेके आ गया फिर से वापस मगध। जब मगध में आया तो ये बेवकूफ़ बैठा हुआ था रामगुप्त वहाँ पे, उसने वहीं पे आया और तुरंत की तुरंत बगैर सुना ना कहे उसको मार दिया, रामगुप्त को मार दिया। ध्रुव देवी थोड़ी इम्प्रेस भी हुई, क्योंकि जिस पति ने उसकी पत्नी का त्याग कर दिया हो केवल साम्राज्य के लिए, तो वो उससे कैसा प्यार करेगी। पर अगर उसी तिरस्कारित पत्नी को कोई व्यक्ति सहारा दे दे और उसको समर्थन कर दे, उसके लिए थोड़ा सा अच्छा काम कर दे, उसके मान सम्मान की लाज रख दे, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी नज़र में वो व्यक्ति बड़ा कहलाने लगता है बजाय उसके पति के। ये आम तौर पे होता है ऐसा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसी के पति को मारा, ध्रुव देवी के पति को मारा रामगुप्त को लेके। ध्रुव देवी ने इसका विरोध नहीं किया या चूड़ियाँ नहीं फोड़ी ऐसे करके कि तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया, मेरे को विधवा बना दिया। वो तो और खुश हुई कि ऐसे व्यक्ति को जीतना भी नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो जीना भी नहीं चाहिए था। मारा बस क्या हुआ, आगे चल के ये विधवा हो गई। अब इसका क्या होगा, आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी के साथ शादी कर लिया, तो उसकी विधवा रानी को ही इसने बनाया अपनी पत्नी, और इसने साम्राज्य संभाला फिर 375 से लेकर 414 तक मगध की गद्दी संभाला। जब इसने मगध की गद्दी संभाला चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो आप देख रहे हैं कि इसने अपना पूरा अभियान कहाँ पे फैलाया, पश्चिमी क्षेत्र में। ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान, गुप्त साम्राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत, इस 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगर आप भारत के मैप को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये नेपाल वाला क्षेत्र है, यहीं पे आपको भूटान वाला क्षेत्र भी मिलेगा, यहीं पे आपको पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र भी मिलेगा, यहाँ पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी मिल रहा है, और ये इंडिया। तो गुप्त साम्राज्य इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसी 4 कंट्रियों में फैला हुआ था आपका गुप्त साम्राज्य। इसने यहाँ पे भी फैलाया अपना पूरा साम्राज्य, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इस पूरे क्षेत्र पे इसने अपना साम्राज्य फैला के रखा हुआ है। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय की बात। चंद्रगुप्त ने, अगर जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ उज्जैन वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला, यहाँ पे उज्जैन है। उज्जैन में ही कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था।
और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही राज दरबार में कालिदास जी रहते थे। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो देखो ये मैप के अंदर आ गया है आपका उज्जैन, और इसी उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी साम्राज्य किया है, उसने यहाँ पे अपना शासन चलाया है। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो उज्जैन का राजा था वही चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उस समय ये होता था कि जो भी सबसे शक्तिशाली शासक होता था वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, और उसी के राजदरबार में कालिदास जैसे कवि लोगों ने वहाँ पे अपना काम किया है। कालिदास जी उनके 9 रत्नों में शामिल थे। इस उज्जैन वाले क्षेत्र में भी किसने किया शासन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मालवा वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, मालवा निमाड़, ये पूरे क्षेत्र में आप पाएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। इस वाले क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरा शासन को फैला के रखा हुआ है। इसके अलावा पश्चिम वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को लगभग पूरा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीत के रखा हुआ है। इसके अलावा जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी मध्य प्रदेश को लेके। नालंदा विश्वविद्यालय आप देखेंगे वो भारत के इतिहास में आप पाएंगे, वहाँ पे हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। पर आमतौर पर आपको पता रहना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंदर में। इसके अलावा अगर चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कोई और चीज़ भी अगर हम समझे तो आपने कल की क्लास में पढ़ा था, वकाटक वंश का एक राजा था गौतमीपुत्र, उसका बेटा हुआ था रुद्रसेन द्वितीय। उसने शादी किया था गुप्त साम्राज्य की लड़की प्रभावती के साथ। प्रभावती लड़की किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। एक बार फिर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये उज्जैन में बैठा हुआ है और यहाँ पे इसका शासक किसका? वकाटक का चल रहा है। उस समय आपको पता है कि जब रुद्रसेन द्वितीय ने विवाह किया किसके साथ? प्रभावती गुप्त के साथ, तो ये उद्देश्य ही था गुप्तों का कि हमें वकाटकों का साम्राज्य चाहिए। ये कौन मानता है? गुप्त के समर्थक। और वकाटकों का समर्थन ये था, वो ये मानते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य फैला हुआ है उस पर हम हमारा अधिकार करेंगे, हमारे लड़के की शादी करके उनका दामाद बना के। ऐसी 2 धारणाएं आपको मिलेंगी। परंतु अंततः ये हुआ कि गौतमीपुत्र का बहुत जल्दी क्या हो जाता है? निधन हो जाता है 5 वर्षों में। उसका पुत्र जो होता है रुद्रसेन द्वितीय, उसका विवाह होता है किसके साथ? आप देखेंगे प्रभावती गुप्त के साथ। बहुत जल्दी रुद्रसेन द्वितीय भी समाप्त हो जाता है और प्रभावती अपने 2 बेटों के साथ, दिवाकर सेन और एक दिनकर सेन, इन दोनों के नाम से वो क्या करती है? यहाँ पे शासन करती है। ये सब कहानी आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो बहुत समय तक तो वकाटक में किसने साम्राज्य किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त ने। अब जिसकी बेटी ही साम्राज्य चला रही है तो उसके बाप को क्या दिक्कत है? कुल मिला के बेटी का साम्राज्य मतलब बाप का साम्राज्य। तो आगे चल के वकाटक वाला क्षेत्र भी, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको वकाटक वाला, ये वाला क्षेत्र भी जहाँ पे प्रभावती गुप्त ने शासन किया था, इस वाले क्षेत्र को भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, ये कहानी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आप देखेंगे उसका बेटा कुमारगुप्त शासक बनता है गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, कुमारगुप्त का हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बहुत विशेष रोल काल नहीं है, परंतु कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि जब कुमारगुप्त यहाँ पे शासक था तो उसी के समय के उसके कुछ सामंत थे, उसके कुछ मंत्री थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के कुछ कुछ क्षेत्रों में शासन किया है। जैसे ये मंदसौर वाला आप अगर क्षेत्र देख रहे हैं तो इस मंदसौर वाले क्षेत्र में बंधु वर्मा नामक का एक शिलालेख हमें मिला है बंधु वर्मा का, जो ये बताता है कि ये कुमारगुप्त के अधीन रहते हुए इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे शासन कर रहे थे। एक और हमें शासन मिलता है ग्वालियर वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में आप पाएंगे कि घटोत्कच गुप्त के नाम से भी एक व्यक्ति आपको मिलता है, जो संभवतः या तो वो कुमारगुप्त का भाई था या कुमारगुप्त का बेटा हो सकता है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है। उन लोगों ने भी यहाँ पे शासन किया है। अब आप ये पाएंगे कि जब कुमारगुप्त का यहाँ पे शासन चल रहा है उसी समय भारत में आप देखेंगे पंजाब साइड से किसने आक्रमण कर दिया है? हूणों ने आक्रमण कर दिया है। आप अगर हूणों का आक्रमण देखेंगे तो ये जो पंजाब वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना आपका, यहाँ तक अभी समुद्रगुप्त के समय में तो ये वाला क्षेत्र किसके अंदर में था? समुद्रगुप्त के अंदर में था। पर अगर इस पंजाब वाले क्षेत्र में हूण लोग आगे बैठ गए हैं तो स्वाभाविक सी बात आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि कुमारगुप्त के समय में ही गुप्त साम्राज्य में अधिकार होना शुरू हो गया। गुप्तों में दूसरे लोगों ने अधिकार करना शुरू कर दिया। ये तो यहीं बैठ के शासन कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर भी हमारा साम्राज्य लुटते जा रहा है धीरे धीरे। इसी समय में हूणों ने यहाँ पे आक्रमण करके इस पंजाब वाले क्षेत्र को हासिल कर लिया। पंजाब में गुप्तों का कोई सामंत रहा होगा, उसको उन्होंने हराया और हराने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? उस साम्राज्य पे हासिल कर लिया अपना अधिकार। अब देखेंगे आप कि ये पंजाब वाले क्षेत्र से ये फिर आक्रमण करेंगे किसके ऊपर? गुप्त के ऊपर। और गुप्त यहाँ पे अभी कौन साम्राज्य का शासक कौन है? अभी कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में था उस समय। ये कहा जाता है कि कुमारगुप्त अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में
हूणों ने आक्रमण कर दिया गुप्त साम्राज्य पे, और उसी समय उसका बेटा जो था स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य हो चुका था। तो ऐसा कहा जाता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में जब हूणों ने आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य के ऊपर, तो आक्रमण तो हुआ गुप्त साम्राज्य कुमारगुप्त के अंतर्गत, परंतु उसका सामना किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। दो क्वेश्चन बनेंगे, गुप्त साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया? आंसर होगा कुमारगुप्त। किस शासक ने हूणों को पराजित करके उन्हें यहाँ से भगाया? आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त राजा नहीं है, स्कंदगुप्त राजा नहीं है, बाप ही राजा है उसका, कुमारगुप्त ही राजा है, बस बेटा राजा बनने की कगार में था और उसी समय हूणों का आक्रमण हो गया। बस क्या हुआ, हूणों ने आक्रमण किया कुमारगुप्त के समय में, और इसके बाद स्कंदगुप्त ने उनको खदेड़ना शुरू किया। अब उसकी इस वीरता को देख के स्वाभाविक सी बात है, बेटा तो था ही वो उसका, स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी हो गया। परंतु ये जो हूण लोग थे, इन लोगों ने अपना आक्रमण करना बंद नहीं करा। यहाँ आए, आक्रमण करे, फिर भाग गए वापस, फिर उसके बाद फिर आक्रमण करे, फिर भाग गए वापस, फिर आए, फिर आक्रमण किए, ऐसे ही चलते रहा। तो विदेशियों के आक्रमण के कारण ये जो गुप्त साम्राज्य है इसको बहुत क्षति हुई, बहुत नुकसान हुआ, बहुत इसको टूट टूट के ये जीने लगे। अब आज नहीं कल तो स्कंदगुप्त जो होगा वो बड़ा बूढ़ा हो ही जाएगा, किसी न किसी दिन तो उसकी भी दिन खत्म हो ही जाएंगे। इसी के शासनकाल के अंतिम समय में हूणों ने और भी वहाँ के शकों ने, इन सब ने मिल के आक्रमण किया कहाँ पे? गुप्त साम्राज्य में। इसी समय आप देखेंगे कि दूसरे जो दक्षिण के साम्राज्य हैं उन्होंने भी यहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कोई भी साम्राज्य, एक नया साम्राज्य जब बनता है ना, तो वो केवल और केवल किन्हीं किन्हीं कारणों से ही बनता है। या तो उस समय राजनीतिक स्थितियां कमज़ोर हो गई होंगी, या तो उस समय देश में उथल पुथल चल रही होगी, तो कोई एक योग्य शासक या कोई एक व्यक्ति टिक नहीं पा रहा था। इसी कारण से बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के नए नए साम्राज्य बनाना शुरू कर देते हैं। गुप्त के साम्राज्य में भी यही हुआ था कि देख रहे हैं आप कि स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब क्या होते जा रहे हैं? आक्रमण के कारण कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उसी समय इस पूरे गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र में छोटे छोटे महाराजा बनने लगे। उनने कहा कि हमारा राजा तो हारने लगा है। अब उसने देखा कि यार हमारा राजा के पास तो अब ताकत ही नहीं बची है। तो इस छोटे छोटे क्षेत्र में बहुत सारे महाराजा बनने लगे, छोटे छोटे सामंत जो थे उन्होंने खुद का अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो ये कह सकते हैं हम कि स्कंदगुप्त के समय में ही जो गुप्त साम्राज्य था वो एकदम कमज़ोर स्थिति में आना शुरू हो गया। आना तो वो कुमारगुप्त के समय से ही हो गया था, परंतु जो मुख्य रूप से कमज़ोर हुआ गुप्त साम्राज्य वो हुआ स्कंदगुप्त के समय में, मध्य प्रदेश में भी और संपूर्ण भारत में भी। स्कंदगुप्त के बाद आप देखेंगे नरसिंहगुप्त, बालादित्य ने शासन किया। इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं है, केवल शासन करे हैं, बस खाए पिए हैं अपना और ज़िंदगी जिए हैं, बस नाम थे, बाप के बेटे थे इसलिए उनका नाम चला। और इसी नरसिंहगुप्त बालादित्य के बाद फिर शासक हुआ कुमारगुप्त द्वितीय, और इनके समय तक तो गुप्त साम्राज्य के घर में ही छोटे छोटे साम्राज्य बन गए। आप देखेंगे यहाँ मगध वाले क्षेत्र में छोटे छोटे साम्राज्य हो गए, कौशल और ये चेदी, आप देखेंगे चालुक्य, चोल, ये सब पूरे लगभग क्षेत्र में इन लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। और इधर कश्मीर में आप देखेंगे तो तोरमाण का शासन हो गया, मिहिरकुल आ जाएगा, मिहिरकुल यहाँ से आक्रमण करेगा इसके अंतिम समय में, और इस पूरे गुप्त साम्राज्य को खत्म करके उस साम्राज्य को अपने अंदर ले लेगा। आगे चल के मिहिरकुल को फिर यहाँ से भगाया भी जाता है। जैसे यहाँ से कुमारगुप्त द्वितीय इस यहाँ क्षेत्र पे जब शासन करेगा तो मिहिरकुल जाके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में शासन करने लगता है। तो ये लगभग अंत के समय में गुप्त साम्राज्य की उथल पुथल है, जो कि जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि भारत के इतिहास में ही जो उथल पुथल चल रही थी वही उथल पुथल चल रही थी हमारे मध्य प्रदेश के समय में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कोई गुप्त सम्राट था तो वो था आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये मुख्य रूप से आपको 3 शासकों के बारे में मध्य प्रदेश के इतिहास में गुप्त के अंदर पढ़ना पड़ता है।